Welcome to Most Wanted series. It is day 13 and we are going to discuss a new chapter that is chemical control and coordination. Then अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस और होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने चैप्टर पढ़ रखा है, जहां पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड था. बट इट इज नॉट पॉसिबल दैट न्यूरॉन टिश्यू विल इनरवेट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द सेल, और आप कह सकते हो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी हर जगह पे इनरवेटेड नहीं हो सकते. इन दैट सिचुएशन एवरी ऑर्गन्स एवरी सेल्स को रेगुलेट करने के लिए, होम्योस्टैटिक बैलेंस क्रिएट करने के लिए वहां पे हमारा एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है. और इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं, कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करते हैं, दिस ऑल विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग to see the all endocrine organs inside our body. You can see very clearly here. This is pituitary gland, which is known as master of endocrine glands. यानी कि कह सकते हो कि all the glands are regulated with the help of secretion of pituitary gland. यानी कि सारे organs के function को regulate करने के लिए pituitary responsible है. While master of master gland is known as hypothalamus, because hypothalamus is responsible for releasing two types of hormones, releasing hormones and inhibiting hormones. Releasing hormones, these are known as factors, you can say that, because हाइपोथैलेमस के अंदर से जो सिक्रेट होने वाले हॉर्मोन्स हैं, दीज आर न्यूरोनिक सिक्रेशन, यानी कि न्यूरॉन्स विच आर सिचुएटेड इन द हाइपोथैलेमस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग दोज फैक्टर, एंड दिस फैक्टर अफेक्ट द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी इन टू वे. आइदर इट विल स्टिमुलेट द पिट्यूटरी और इट विल इनहिबिट द pituitary to release its secretion, to secrete its secretion, to regulate all the endocrine glands. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं. तो सारे ग्लैंड्स आप देख लो. सबसे अपर मोस्ट पार्ट में द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज हाइपोथैलेमस, विच इज कंट्रोलिंग पिट्यूटरी बाय रिलीजिंग टू फैक्टर. ठीक है ना, रिलीजिंग फैक्टर एंड इनहिबिटिंग फैक्टर. ठीक है, आगे चलते हैं. देयर इज अनदर ऑल्सो इंडोक्राइन पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज पीनियल ग्लैंड, विच इज सिचुएटेड इन द सबकॉर्टिकल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग मेलाटोनिन. ओके, ठीक है, आगे चलते हैं. थायराइड की बात करते हैं. नेक रीजन में एक मेजर ग्लैंड प्रेजेंट है दैट इज थायराइड एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग थायरॉक्सिन. आफ्टर दैट थाइमस इज प्रेजेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज इम्यून थ्रोन ऑफ द बॉडी, यानी कि आप कह सकते हो इम्यून सिस्टम का राजगद्दी कहा जाता है ये थाइमस. आफ्टर दैट देयर इज पैंक्रियाज, विच इज मिक्स्ड ग्लैंड, एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा हम लोगों ने वो भी देखा था कि which hormones is secreted from the endocrine part of the pancreas. ठीक है, after that there is another gland that is adrenal gland. Adrenal is situated on the kidney, है ना. उसके बाद देखते हैं testis in case of male and ovary in case of female, जो pelvic area में present होगा, abdominal area में present होगा. चलो भाई आगे चलते हैं. नेक्स्ट तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर दी मैंने आपको, हाइपोथैलेमस की बात कर ली. एक टेबल देखते हैं, इस टेबल से वेरी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, एंड एक टेबल देखते हैं, इस टेबल से आपका क्लियर हो जाएगा. क्या है भाई, हाइपोथैलेमस सिक्रेट कर रहा है टू टाइप्स ऑफ हार्मोन दैट इज रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स. क्या करता है रिलीजिंग हार्मोन का एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग hormone which is secreted from hypothalamus to stimulate the pituitary for releasing FSH and LH, है ना. आगे चलते हैं, इनहिबिटिंग की बात करते हैं. जैसे सोमेटोस्टैटिन is an inhibiting hormone which is responsible for inhibiting the secretion of growth hormone from pituitary gland. Okay, चलो next you can see the diagram here where hypothalamic part, this is hypothalamic part which is secreting hormones, and this is pituitary part. Pituitary is divided into three section, है ना, anterior pituitary and posterior pituitary. middle part या फिर आप कह सकते हो pars intermedia is rudimentary in case of human body, and anterior part जो है anterior pituitary है, maximum hormones यहीं से secrete होते हैं. and posterior part की बात करें तो posterior part के पास जो hormones आते हैं, these are secreted inside the hypothalamus and this will just move down to the posterior part, and from here it will get released or secreted in the various part of the body with the help of blood. चलो भाई ये तो हम लोगों ने देख लिया. नेक्स्ट बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सभी हार्मोन्स की. एंटीरियर पार्ट यानी कि पार्स डायस्टेलिस, हार्मोन्स ऑफ पार्स डायस्टेलिस का ये टेबल है. और सबसे पहला जो हार्मोन देख रहे हैं दैट इज सोमेटोट्रोपिन. इसी को हम कहेंगे ग्रोथ हार्मोन. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग एंड इंक्रीजिंग द ग्रोथ रेट और यू कैन से सेल डिवीजन इनसाइड द बॉडी. जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है. हमारी बॉडी में भी, एडल्ट बॉडी में भी
गोनाडोट्रोपिन रिलीज होता है एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयरिंग द टिश्यूज, है ना, रिपेयरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. बट इन केस ऑफ जो छोटे बच्चे हैं ना, उनमें क्या करता है, हाइट का इंक्रीज कराएगा, मसल मास बढ़ाएगा. एंड अगर इसका ज्यादा सिक्रीशन होने लगे, इट विल गेट हाइपर सिक्रेटेड, देन देयर विल बी अ डिजीज दैट इज जिजांटिज्म और एक्रोमेगाली. आपको याद रखना है, जिजांटिज्म बॉडी कैसा हो जाएगा, विशाल काय हो जाएगा, राक्षस के जैसा दिखेगा वो, ठीक है. एक्रोमेगाली इज द डिजीज विच अकर्स इन केस ऑफ एडल्ट बॉडी. एडल्ट बॉडी के अंदर हाइपर सिक्रीशन होने लगे ग्रोथ हार्मोन का, तो देन क्या होगा, जो प्रोट्रूडेड हो जाएगा, पीछे वाला जो लोअर जो है आगे की तरफ इस तरीके से निकल जाएगा. जो पाम होंगे, यानी कि यहाँ पे जितने भी जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ के सेल डिवाइड कर लेंगे. हाथ और पैर, है ना, दोनों क्या हो जाएंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे, चिंपैंजी के जैसे हो जाएंगे, और आंखें क्या हो जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी. इस तरह के ग्रोथ को हम एक्रोमेगाली भी बोलते हैं. तो इन केस ऑफ children it is gigantism, and in case of adult body this is acromegaly. Now next is prolactin. Prolactin is the hormone which is responsible for regulating the growth of mammary gland, यानी कि mammary gland which is responsible for feeding the baby, यानी फीमेल बॉडी के अंदर mammary gland प्रेजेंट है, जिसका यूज क्या है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको मिल्क फीड कराने के लिए. ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड, जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा था, उसी टाइम पर प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करती है, मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर करती है सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्वियोलाई का फॉर्मेशन हो सके, ड्यू टू विच ज्यादा स्टोरेज हो मिल्क का, बेबी को ज्यादा से ज्यादा फीड अवेलेबल हो सके. नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. जैसा नाम है वैसा काम, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा फॉर सिक्रेटिंग देयर सिक्रेशन. ओके, ठीक है. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट कर रहा है, थायराइड हार्मोन्स को, थायराइड ग्लैंड्स को, फॉर रिलीजिंग देयर सिक्रेशन. द नेक्स्ट इज एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, नाम से ही पता चल रहा है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए ये रिलीजिंग फैक्टर है. इट विल एक्ट ऑन cortex of adrenal gland and responsible for the secretion of hormones from zona glomerularis, zona fasciculata and zona reticularis. ठीक है, जहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा. चलो भाई आगे चलते हैं. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें, इट इज ऑल्सो सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी एंड पार्स डायस्टेलिस, यानी एंटेरियर पार्ट, एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस. आप कह सकते हो एग सेल के फॉर्मेशन एंड स्पर्म सेल्स, यानी गैमेट फॉर्मेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टू मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम. कहाँ पे, बॉडी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है सो दैट प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन मैक्सिमम हो सके और एंडोमेट्रियम का थिकनिंग हो सके, जिसकी वजह से जेस्टेशन के लिए या फिर तुम कह सकते हो प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस वॉल को प्रिपेयर कर सके, कंसीव करने के लिए यूट्रस वॉल को मजबूत कर सके. तो वहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है. ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है डे 13 एंड 14 मेंस्ट्रुअल साइकिल में, आपने पढ़ रखा है. वहां पे एलएच का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको हम एलएच सर्ज के नाम से भी जानते हैं. अगर एलएच का ज्यादा अमाउंट में वहां पे सिक्रेशन ना हो तो कभी भी ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है. आगे चलते हैं, टेस्टिस की बात कर लेते हैं एलएच के रेस्पेक्ट में. वहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल्स के ऊपर काम करता है एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग मेल हार्मोन दैट इज एंड्रोजन. नेक्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाम से ही पता चल रहा है, फॉलिकल, फॉलिकल वेयर फॉलिकल इज प्रेजेंट, FSH, फॉलिकल इज प्रेजेंट इन ओवरी सेक्शन, है ना. ओवरी के क्रॉस सेक्शंस में आपने देखा है ग्राफियन फॉलिकल एंड टर्शियरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ये सारे आपने देख रखे हैं ना. सेकेंडरी फॉलिकल्स, उन फॉलिकल्स के सेल्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करते हैं. तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी कि फॉलिकल के सेल्स को स्टिमुलेट कराएगा और फीमेल हार्मोन सिक्रेट कराएगा. इन केस ऑफ मेल, मेल के केस में कहें, है ना, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स प्रेजेंट है, वहां पे प्रोलिफरेशन कराता है ये FSH. वहां के स्पर्मेटोगोनिया जितने भी प्रेजेंट हैं उनके अंदर इंड्यूस करेगा सेल डिवीजन को सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो सके. आगे चलते हैं, द हॉर्मोन्स फ्रॉम पार्स इंटरमीडिया. मैंने आपको क्या कहा, ह्यूमन बॉडी के केस में पार्स इंटरमीडिया जो पार्ट है किसका, पिट्यूटरी का. यू कैन सी द डायग्राम हियर. यहाँ पे मैंने क्या कहा आपको, पिट्यूटरी के 3 पार्ट कर दिए गए, है ना. तो फर्स्ट पार्ट इज पार्स डायस्टेलिस एंड दिस इज पार्स इंटरमीडिया, एंड ये जो है ये पोस्टीरियर पार्ट है पिट्यूटरी का. तो एंटीरियर पार्ट को हमने डायस्टेलिस बोल दिया, इंटरमीडिया बोल दिया. देन वी आर डिस्कसिंग दिस सेक्शन एंड इट इज rudimentary, least developed in case of human body, and only one hormone is secreted from this part, and this is known as
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, हमारे बॉडी के अंदर मेलानोसाइट्स प्रेजेंट है कहाँ पे, स्किन के एपिथेलियम में. दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग मेलानिन, एंड मेलानिन क्या करता है, हमारे स्किन को पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है. एंड आप कह सकते हो हमारे बॉडी के अंदर लिस्ट अमाउंट ऑफ मेलानिन, और मेलानिन का वेरियस टाइप्स हमारे बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है. इट इज मोर डेवलप्ड इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. आपने देखा होगा उनकी बॉडी बहुत ज्यादा कलरफुल होती है रेप्टाइल्स की एंड एम्फीबियंस की, जैसे स्नेक है ना. तो वहां पे मेलानोसाइट क्या है, ज्यादा डेवलप है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंटेड स्किन उनके पास प्रेजेंट है. ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं. तो आप ये याद रखना हमेशा कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी दैट इज नोन एज पार्स इंटरमीडिया. एंड इफ there will be hypersecretion of melanocyte stimulating hormone, then what will happen, melanin secreting cells ज्यादा stimulate हो जाएंगी, ज्यादा secretion देने लगेंगी, then body क्या हो जाएगा, hyper pigmented हो जाएगा, blackish appearance होने लगेगा. ठीक है, आगे चलते हैं. Next is oxytocin. This is the part of pituitary that is known as neurohypophysis. इसकी बात कर रहे हैं, है ना. This is neurohypophysis. इसको क्या बोलेंगे, एंटेरियर पार्ट है, ये पोस्टेरियर पार्ट है ना, हाइपोफाइसिस. द सेल्स ऑफ दिस पार्ट है ना, the cells of this part is not responsible for synthesizing the hormones. The hormones which is secreted from this part are actually synthesized in the hypothalamic part. Hypothalamus के अंदर यहाँ पे certain types of nuclei present हैं. These are synthesizing the hormones. Which hormones you can see in the table, it is very clear, and the name of hormone is oxytocin and vasopressin. The another name of vasopressin is antidiuretic hormones, and these are synthesized in hypothalamus. From there it will get transferred inside the neurohypophysis and packed into the vesicles. After that this will be secreted into the body part. ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, हाइपोथैलेमस के अंदर. बट सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा पार्ट है, न्यूरोहाइपोफाइसिस यानी पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन नॉर्मल केस, यानी कि जब प्रेगनेंसी नहीं है या फिर नॉर्मल सिचुएशन में ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन नहीं होता, देन व्हेन इट विल गेट सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थ के टाइम पे प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करने के लिए, बर्थ कनाल को चौड़ा करने के लिए, और तो इंड्यूस करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेरस मसल्स, यूटेराइन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करने के लिए दिस हॉर्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल. एंड एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ as well as after the childbirth it will get secreted from the posterior pituitary. and milk ejection के लिए, यानी कि mammary gland के tubules के अंदर contraction create करेगा, जिसकी वजह से milk easily eject out हो पाएगा mammary gland से, बेबी अच्छे से उसको suck कर पाएगा. तो milk let down hormone के नाम से भी इसको हम जानते हैं, आप याद रखोगे इसको, milk let down hormone. ठीक है, और चाइल्ड बर्थ के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होता है टू बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन वॉल्स. ठीक है, एंड मिल्क लेट डाउन हार्मोन क्यों कहा वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट इज वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक, यानी इन केस ऑफ डिहाइड्रेटेड बॉडी, है ना, या फिर बॉडी से का डिहाइड्रेशन हो गया है, लैक ऑफ वाटर हो गया सेल्स के अंदर, देन इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन, द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी विल सीक्रेट एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इट विल एक्ट ऑन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. डीसीटी के ऊपर काम करेगा, डीसीटी से क्या करवाएगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, वाटर लॉस को बचाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का फिर से क्या कराएगा, रीएब्जॉर्प्शन कराएगा, सो दैट वाटर बॉडी के अंदर मेंटेन हो सके, उसका लॉस ना हो, है ना. व्हाट आर द डिजीजेस, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच विल लीड टू द डायबिटीज इंसिपिडस, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हुए, पॉलीयूरिया, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना, है ना. तो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज दैट इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस. इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज मिलिटस. चलो बात करते हैं पीनियल ग्लैंड की. पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द सब कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम. सेरेब्रम के सब कॉर्टिकल पार्ट में प्रेजेंट है, एंड डॉर्सल साइड लिख रहा है, डॉर्सल साइड की तरफ, है ना, डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन की तरफ प्रेजेंट है. What is the role of this pineal gland? This is responsible for secreting a special type of hormones which is responsible for maintaining the diurnal rhythm
एंड स्लीप वेक साइकिल बॉडी टेम्परेचर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना हमारे बॉडी के अंदर। जो आपको डे के टाइम पे नींद नहीं आती, आप डे के टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहते हो, एट नाइट यू आप कितना भी चाहो जगना है ना कहीं ऐसा कुछ लोगों को छोड़ के जिन्होंने आदत बना रखी है ना, तो उन्होंने अपने पीनियल ग्लैंड के सिक्रीशन को क्या कर रखा है, और भाई सप्रेस कर रखा है, तो रुक जाए यार, रात में जगूंगा दिन में सोऊंगा, वो वाली सिस्टम की बात नहीं करी, नेचुरल बात कर रही हूँ। जो अपने बॉडी के अंदर क्या होता है, एग्जिबिट होता है, डे टाइम में हमारा बॉडी ज्यादा एक्टिव होता है, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है, जबकि नाइट टाइम में क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट स्लो डाउन हो जाता है, हमें स्लीप इंड्यूस होती है हमारे बॉडी के अंदर और हमें नींद आती है, वी गेट लेथार्जिक है ना, वहां पे लेजी हो जाते हैं एंड वी गो टू द स्लीप एंड बेड है ना फॉर टेकिंग रेस्ट। देन दीज आर द कंडीशंस जिसको मेंटेन करने के लिए जो स्लीप वेक का जो साइकिल है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला जो फैक्टर है, और डे नाइट का जो हमारे बॉडी के अंदर जो साइकिल चल रही है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर एडोलेसेंस के टाइम पे यानी प्यूबर्टी का जो ऑनसेट होता है, इसके ऊपर भी इफेक्ट डालता है ये हार्मोन, दैट इज मेलाटोनिन है ना। तो आप जानोगे जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके अंदर जो एडोलेसेंस है, प्यूबर्टी है, वो पहले ट्रिगर हो जाती है इन कंपेरिजन ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हार्मोन्स ऑफ पीनियल ग्लैंड के बारे में आप याद रखोगे, मेलाटोनिन 24 आवर्स को रेगुलेट करता है एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप वेक साइकिल, और मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करता है, एज वेल एज पिगमेंटेशन के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए और डिफेंस कैपेबिलिटी के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखें। The next gland is thyroid gland, which is situated in the neck region and laryngeal part. आप कह सकते हो larynx जहाँ situated है वहीं पे हमारा thyroid gland present है. It is a paired structure and follicular structure situated here. ये this is larynx है ना, ये vocal cord present है यहाँ पे, ठीक है. This is voice box and यहीं पे hyaline cartilage present होता है, इसके टच में जो present होता है, and this is the glandular part जहाँ पे follicles present हैं, and it is responsible for secreting two types of hormones. The first one is thyroxine and second one is thyrocalcitonin. Okay, तो thyroxine और thyrocalcitonin दोनों किससे सिक्रीट होते हैं, थायराइड ग्लैंड से, एंड जबकि नेक्स्ट वाला जो हार्मोन्स हम देख रहे हैं पाराथॉर्मोन, इट इज रिलीज्ड बाय पाराथायराइड ग्लैंड, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. यू कैन सी द डायग्राम हियर एंड 4 छोटे छोटे क्या हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हैं, राउंडेड बॉल लाइक स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं. दीज आर 4 इन नंबर एंड नोन एज पाराथायराइड ग्लैंड. पोस्टीरियर पार्ट आप कह सकते हो थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट में ये ग्लैंड सिचुएटेड है एंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय दिस पार्ट इज नोन एज पाराथॉर्मोन. ठीक है, पाराथायराइड ग्लैंड आपको मैंने बता दिया. एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन है, यानी हमने अगर थायराइड ग्लैंड को इस तरीके से क्रॉस सेक्शन किया तो इसका हिस्टोलॉजिकल जो अरेंजमेंट है, टिश्यू लेवल पे जो अरेंजमेंट है, इट इज सीन हियर. क्या है भाई, तो देखो ढेर सारे फॉलिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं एंड दिस फॉलिकल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जिसको बाइंड अप करके रख रहे हैं. एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ कोलोइडल प्रोटीन इज प्रेजेंट हियर है ना, कोलोइडल ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है. इसी के अंदर T3 एंड T4 प्रेजेंट होता है, इसको स्टोर करके रखता है ना. आप याद रखना, कभी भी थायराइड ग्लैंड जो अपना हार्मोन बनाता है, सिक्रीट करता है, तो आज से 3 महीने 4 महीने जो चीज पहले बनाई गई है वो एक बार इतना स्टोर करके रखता है कि मान लो सपोज दैट आज थायराइड ने काम करना बंद कर दिया, तो अगले 3-4 महीने तक हमें पता नहीं चलेगा कि थायराइड ने काम करना बंद कर दिया. क्यों भाई, बिकॉज इतने अमाउंट में हार्मोन्स को बना करके अपने बॉडी में स्टोर करके रखता है. कहाँ पे, इनसाइड दिस कोलोइडल ग्लाइकोप्रोटीनेसिस मैट्रिक्स विच इज सिचुएटेड जस्ट इन द सेंटर ऑफ दिस फॉलिकल है ना, फॉलिकल के सेंटर में ये प्रेजेंट है. देन फॉलिकुलर सेल्स है, सिक्रेट कर रहा है थायराइड हार्मोन, मैंने आपको बताया. सी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं विच इज प्रेजेंट इन द intermediate spaces. यहाँ पे these are C cells and responsible for secreting calcitonin है ना, thyrocalcitonin. It is playing important role in maintaining the calcium level inside the blood as well as bone. ठीक है, तो ये thyrocalcitonin कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के लिए responsible है. Why follicular cells क्या secrete करता है आपको याद रखना है. These are secreting T3 hormones and T4 hormones यानी thyroxine. एंड चलो भाई फंक्शन देखें, डिसऑर्डर देखें है ना. तो T3 एंड T4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, ट्राइआइडो एंड टेट्राआइडो थायरोक्सिन. रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, BMR को मेंटेन करने के लिए, RBC के फॉर्मेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है. अगर ये कम अमाउंट में सिक्रेट होते हैं, हाइपोसिक्रेशन होता है, देन इट विल लीड टू अ डिजीज
व्हाट इज दैट? क्रेटिनिज्म, बच्चे छोटे हो जाते हैं ना, नो बोने हो जाते हैं। क्रेटिनिज्म, क्रेटिन्स मतलब छोटे बोने, ड्यू टू लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, बिकॉज बीएमआर ज्यादा नहीं तो सेल डिवीजन भी कम, सेल डिवीजन कम तो ग्रोथ भी कम, तो ड्यू टू लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन वहां पे जो ड्वार्फिज्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटिनिज्म। इन केस ऑफ एडल्ट बॉडी, सपोज दैट एडल्ट फुली कंप्लीटली डेवलप हो गया जैसे मेरा बॉडी है ना, तो यहाँ पे अगर थायरॉक्सिन का सिक्रीशन कम होने लगे या ना हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? मिक्सोइडेमा। एडल्ट बॉडी में क्या होता है? मिक्सोइडेमा। व्हाट विल हैपन? बॉडी के अंदर इडेमा क्रिएट होगा, ढेर सारा स्वेलिंग हो जाएगा, चाइल्डिश बिहेवियर अपीयर होगा, मेंटली बहुत ज्यादा फंक्शनल हम नहीं रहेंगे, बीएमआर कम हो जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे। तो दीज आर द कंडीशन विच डेवलप्स। एंड इन केस ऑफ अगर मान लो आयोडीन का सप्लाई कम हो गया, सपोज दैट आयोडीन को ट्रैप करने में थायराइड फॉलिकल्स उतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं है, इन दैट केस क्या होता है भाई? यहाँ का जो अपना थायराइड ग्लैंड है वहाँ के सेल्स प्रोलिफरेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। तो ड्यू टू लैक ऑफ, बिकॉज आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिंथेसिस ऑफ, कह सकते हो थायरॉक्सिन हार्मोन, ट्राई आइडो टेट्रा आइडोथायरॉक्सिन, तो आयोडीन नहीं मिल रहा उसको। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? यहाँ के थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होंगे, फॉलिकुलर सेल्स होंगे, उनको ऐसा लगेगा कि हम एक इनएफिशिएंट है, हम नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे आयोडीन को। इन दैट सिचुएशन दे विल गेट प्रोलिफरेटेड टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन। आप आयोडीन का इंटेक ही नहीं करो तो बेचारे वो कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, और यहाँ पे ग्वाइटर अपीयर हो जाता है, जिसको हम घेंगा या फिर गलगंड भी कहते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। हाइपर सिक्रेशन की बात करते हैं। अगर थायरॉक्सिन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगे, ये थायराइड फॉलिकल्स बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाए, इन दैट सिचुएशन ग्रेव्स डिजीज विल अपीयर। ग्रेव्स डिजीज क्या होता है भाई? आई जो होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड हो जाते हैं, बीएमआर बहुत ज्यादा हाई रहेगा, जिसकी वजह से बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव होगी। ठीक है, एक्टिव होगी, और साथ ही साथ क्या होगा? बीएमआर अधिक, तो बॉडी का डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा, कभी भी वो पर्सन मोटा नहीं होगा, उसका बॉडी वेट क्या होगा? हमेशा कम होगा, लिन थिन होगा, बिकॉज उसके बॉडी के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट भी क्या होने लगेंगे? ब्रेक डाउन होने लगेंगे। ठीक है, तो लिन थिन होगा। दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स आर प्रेजेंट इन ग्रेव्स डिजीज। नेक्स्ट हार्मोन इज थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन एंड पाराथॉर्मोन, हमेशा याद रखना ये क्या था? सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटेड था, while parathormone is secreted from parathyroid gland, which is present in the spherical ball-like structure behind the thyroid gland. I had shown the figure in previous slide. They perform the function inside the calcium metabolism antagonistic to each other, यानी एक दूसरे के ठीक ऑपोजिट काम करते हैं to maintain the calcium metabolism inside our body। तो जरा देखिए क्या करता है थायरोकैल्सिटोनिन। तो एक ही पॉइंट मैंने लिखा है जो आपको ध्यान देना है, इट रेगुलेट्स द ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम का लेवल है इसको मेंटेन करने का काम करता है। कैसे मेंटेन करने का काम करता है भाई? इट लोअर्स, कम करता है, यानी कि ब्लड के अंदर जो कैल्शियम, आपने जो खाना खाया उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, वो कैल्शियम कहाँ पहुंचेगा भाई? रीअब्सॉर्ब होकर के ब्लड के अंदर जाएगा। देन ब्लड के अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट हो वो ज्यादा मात्रा में ना हो, वहां से उस कैल्शियम को उठा करके कहाँ डाल दिया जाएगा? बोन के अंदर डाल दिया जाएगा। बोन इज द रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम। दिस इज परफॉर्म्ड बाय दिस हार्मोन विच इज नोन एज थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, अगर मान लो इनका सिक्रीशन बहुत ज्यादा होने लगे, थायरोकैल्सिटोनिन ज्यादा होने लगे, तो क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। एमिया मतलब ब्लड, हाइपो मतलब कम, क्या कम हो गया? कैल्शियम। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी, और कहाँ ज्यादा बढ़ने लगेगी? आपको बट ऑब्वियस सी बात है, बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने लगेगा, साथ ही साथ बोन्स के अंदर इसका डिपोजिशन ज्यादा होने लगेगा। अगर इसका सिक्रीशन कम हो जाए देन व्हाट विल हैपन? ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और बढ़ने की वजह से क्या होगा? व्हाट विल हैपन? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, ऑक्सलेट एंड कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? ये स्टोन का फॉर्मेशन होने है, इसी को हम बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया। या फिर इसी कंडीशन में क्या होगा? ब्लड से यहाँ पे कैल्शियम उठ करके कहाँ नहीं जा रहा है? बोन के अंदर नहीं जा रहा है, तो बोन्स उतने ज्यादा मजबूत नहीं रहेंगे, तो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह कॉज होना चालू कर देगा, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हार्मोन है दैट इज पाराथॉर्मोन। पाराथॉर्मोन क्या कर रहा है? रेगुलेट्स कर रहा है। कैसे रेगुलेट कर रहा है? इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इनसाइड द ब्लड। ब्लड के अंदर लेवल को बढ़ा रहा है। इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? ब्लड के अंदर बढ़ाएगा तो कहाँ से बढ़ाएगा? बोन से लेकर के आएगा। देन इन दैट हाइपर सिक्रेशन अगर होने लगे तो बोन कैसे हो जाएंगे? ब्रिटल हो जाएंगे। ब्लड के अंदर बढ़ रहा है तो बट ऑब्वियस सी बात है, किडनी स्टोन्स, फैटिग, वीकनेस, कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया
है इन केस ऑफ डिक्रीजेस के केस में, है ना, ठीक है। तो यहाँ जस्ट एंटागोनिस्टिक हैं एक दूसरे के, आप इसको फंक्शन को ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से करोगे ताकि आपके क्वेश्चंस रॉन्ग ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं थायराइड हार्मोन्स, है ना, यानी कि थायराइड के जो हार्मोन्स हैं थायरोक्सिन, है ना, उसकी वजह से होने वाली डिजीजेस एंड डिसऑर्डर की। देन यू कैन सी दो तरह के यहाँ पे डिसऑर्डर हम देख रहे हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों हमने आपको डिस्कस करके दे दिया है। दिस आर गिवन हियर इन द फॉर्म ऑफ चार्ट, यू कैन रिवाइज इट। आगे चलते हैं, अगला जो ग्लैंड है दैट इज थाइमस। थाइमस की बात करें, व्हाट इज थाइमस, विच इज सिचुएटेड इन द चेस्ट कैविटी, ठीक है, अपने स्टर्नम बोन के पास प्रेजेंट होता है यहाँ पे, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम का थ्रोन बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो राजगद्दी कह सकते हैं। क्यों भाई, वाई दिस इज थ्रोन ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, बिकॉज टी लिम्फोसाइट गेट मैच्योर्ड हियर। जो लिम्फोसाइट है, जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के जो मेन रक्षक हैं, इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस के अंदर होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर थाइमस का साइज बड़ा होता जाएगा अप टू द प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी मिडिल एज में आने पे इसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। इन ओल्ड एज थाइमस लगभग क्या हो जाता है, निष्क्रिय पड़ जाता है। यहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बिकॉज टी लिम्फोसाइट वहाँ पे मैच्योरेशन के कंडीशन में नहीं रह पाते। तो दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट की बात कर रहे हैं, और इनका मैच्योरेशन कहाँ होता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर। और हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल है, दैट इज पेप्टाइड इन नेचर विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम दिस रीजन, दैट इज थाइमोसिन। विदाउट दिस सिक्रेशन टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट विल नेवर गेट मैच्योर्ड। चलो भाई, हमने ये देख लिया, थाइमस की बात कर ली। यू कैन सी द थाइमस इन दिस डायग्राम। It is situated in the chest cavity and bilobed condition में दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, राइट लोब, लेफ्ट लोब, है ना, और बीच में यहाँ पे सेप्टा वगैरह प्रेजेंट है, लोब्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। आगे चलें, चलो नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इज सिचुएटेड जस्ट अबव द किडनी, एंड किडनी के ऊपर सिचुएटेड है। यू कैन सी द डायग्राम ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर गिवन डायग्राम है। दिस इज द पार्ट विच इज नोन एज एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ सिचुएटेड है, ठीक किडनी के ऊपर, पिरामिडल इन शेप है, टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। द आउटर मोस्ट पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट इज नोन एज मेडुला। हम बात कर रहे हैं कॉर्टेक्स की, कॉर्टिकल रीजन की बात कर रहे हैं हम। कॉर्टिकल रीजन का क्रॉस सेक्शन या माइक्रोस्कोपिक जो ये क्रॉस सेक्शन है, दिस इज द पार्ट कहाँ से यहाँ तक कॉर्टिकल रीजन, है ना। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा, and middle part is known as zona fasciculata. After that the innermost part of the cortical region is known as zona reticularis, ठीक है। तो which part is responsible for secreting mineralocorticoids, तो आपको याद रखना है सबसे ऊपर mineralocorticoids। zona glomerulosa is responsible for secreting mineralocorticoids, ठीक है, ये याद हो गया। आगे चलते हैं, zona fasciculata। zona fasciculata is responsible for secreting glucocorticoid and zona reticularis is responsible for secreting sex corticoid hormones, and the inner part which is known as medulla, medullary region से 2 hormones secrete होते हैं। those are norepinephrine and epinephrine, या फिर इसी को हम बोलेंगे adrenaline, noradrenaline, ठीक है। तो चलो भाई हम देखें what are the functions, what are the hormones। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, अपर मोस्ट जो पार्ट था दैट इज जोना ग्लोमेरुलोसा, और ग्लोमेरुलोसा वाले पार्ट से आने वाला हार्मोन क्या था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। नाम से ही पता चल रहा है मिनरल का बैलेंस कहाँ पे, हमारे बॉडी के अंदर, ईसीएफ के अंदर और आईसी इंटरसेलुलर फ्लूइड के अंदर कैसे बैलेंस कर रहा है, जरा पॉइंट वाइज देखें। यहाँ पे देखो पॉइंट में दे रखा है। सबसे पहले क्या कर रहा है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन कर रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर वाटर कितने अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा, यानी आउटर पार्ट ऑफ द कॉर्टिकल रीजन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कि उस वाटर के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, सोडियम प्लस आयन, क्लोराइड आयन, के प्लस आयन, और भी बहुत सारे आयन्स रिस्पॉन्सिबल हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी फ्लूइड हैं, चाहे वो सेल के अंदर हो या सेल के बाहर हो, उनका खुद का एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, जिसका मेजरमेंट हम किस यूनिट में करते हैं, मॉसमोल। हमने किस चैप्टर में पढ़ रखा है, याद होगा आपको, इंटरस्टिशियल मेडुलरी रीजन किडनी के अंदर हम देख रहे थे कि व्हाट आर द ऑस्मोलरिटी, आप कह सकते हो वहाँ पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा था।
तो किसके प्रेजेंस से हो रहा था? इन इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रेजेंस के और वाटर के प्रेजेंस की वजह से वहां पे ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक प्रेशर, वहां पे प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन हो रहा था। साथ ही ब्लड प्रेशर, बट ऑब्वियस सी बात है, ब्लड का जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसके ऊपर? ब्लड वेसल्स के ऊपर। दिस आर एक्सर्टेड बाय किसके थ्रू? उस फ्लूइड के द्वारा। तो फ्लूइड में 99% प्लाज्मा का क्या है? वाटर ही तो है ना। और ब्लड का प्लाज्मा कितना परसेंट है? 55%। एज वेल एज उस प्लाज्मा के अंदर ढेर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं? फ्लूइड को अपने अंदर खींचने का ताकत रखते हैं, यानी आप कह सकते हो ऑस्मोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑस्मोसिस जो होता है दैट इज फंक्शन ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल, यानी कि किसी भी फ्लूइड के अंदर जब सॉल्यूट ज्यादा होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है ऑस्मोसिस भी उतना ही वहां पे ज्यादा होगा। So these factors are responsible for maintaining body fluid volume as well as electrolyte balance and maintaining the blood pressure, osmotic pressure as well as आप कह सकते हो कि हमारे बॉडी का जो एग्जैक्ट जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो मेंटेन कर रखा है इसी हार्मोन ने कर रखा है। आगे चलते हैं। एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ and water from the renal tubules and excretion of K+ and phosphate ions, है ना। एल्डोस्टेरोन की बात कर रहा है, यहाँ से एक हार्मोन सिक्रीट होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाले पार्ट से, है ना। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाले पार्ट से जो हार्मोन्स हैं, है ना, वहाँ पे जो मेन हार्मोन है, जो फंक्शनल हार्मोन है, ये एल्डोस्टेरोन है। हम लोगों ने जब रास का जब मैकेनिज्म पढ़ा था तो वहाँ पे एल्डोस्टेरोन हमने देखा था, है ना, कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से आने वाला जो एल्डोस्टेरोन है किसके ऊपर काम करता है? डीसीटी के ऊपर काम करता है और Na+ और वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है और K+ एंड फॉस्फेट आयन के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है ना। इसको रीएब्जॉर्ब कराएगा Na+ एंड वाटर को, और K+ और फॉस्फेट आयन को क्या करेगा? एक्सक्रीट आउट कराएगा। इन केस ऑफ कब? जब रेनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। रेनिन क्या करता है? वैसोकंस्ट्रिक्टर एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड विद द हेल्प ऑफ ACE। ये सारा चीज डील कर रखा है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। देन दैट पॉइंट इज रिटेन वंस अगेन हियर इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड वाले में, है ना। ठीक है, तो अगला जो हार्मोन्स है दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, है ना। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज सिक्रेटेड फ्रॉम जोना फैसिकुलेटा, है ना। तो फैसिकुलेटा या फिर फैसिकुलरिस जो भी है ना, वहां से हार्मोन सिक्रेट हो रहा है जिसको बोल रहे हैं, इस ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को बोल रहे हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। व्हाट इज द फंक्शन? तो जो पहला कीवर्ड है वो याद रखोगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको वर्ड यूज करें। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। नियोजेनेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, यानी कि लैक्टिक एसिड का कन्वर्जन ग्लूकोज के अंदर कौन करवाता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कराता है। दूसरा बोल रहा है इट इनहिबिट्स द सेलुलर अपटेक ऑफ इम्यूनो एसिड। ये क्या कर रहा है? अमीनो एसिड के अपटेक को घटा रहा है, यानी कि जिनके बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज्यादा होगा उनके सेल्स के अंदर अमीनो एसिड की जो परमिएबिलिटी होगी, है ना, तो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी अमीनो एसिड के लिए कम हो जाएगी, वो रोकेगा, अंदर नहीं जाने देगा अमीनो एसिड को। अगला दे रखा है मेंटेन करता है किसको? बाहर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, यानी कि हार्ट और हमारे ब्लड वेसल्स के फंक्शन को, किडनी के फंक्शन को क्या करता है? ये मेंटेन करके रखता है बाय कर सकते हो ग्लूकोज सप्लाई, ग्लूकोनियोजेनेसिस करा रहा है। साथ ही जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज है उसको भी क्या करता है भाई? मेटाबोलाइज कराने का काम करता है। अगला चलते हैं, स्टिमुलेट करता है किसको? आरबीसी के फॉर्मेशन, यानी एरिथ्रोपोइसिस के लिए क्या करेगा? स्टिमुलेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगला फंक्शन दे रखा है यहाँ पे एंटी इंफ्लेमेटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए, है ना। एट द टाइम ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को एज ए स्टेरॉइड ड्रग दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट के रूप में यूज किया जाता है। यानी कि आपके बॉडी में बहुत ज्यादा एलर्जी होती है, देन व्हाट द डॉक्टर्स विल डू, एलर्जी को सप्रेस करने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वहां पे दिया जाता है। या फिर आपके सेल्फ इम्यून सिस्टम, जो आपका खुद का इम्यून सिस्टम है, उसको सप्रेस करने के लिए एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन दिस इज यूज्ड एज अ ड्रग, और लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है ना, एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, सप्रेस करता है हमारे इम्यून सिस्टम के रेस्पॉन्स को। डिजीज एंड डिसऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो डिजीज एंड डिसऑर्डर में सबसे पहले क्या देखते हैं? हाइपोसिक्रेशन की बात कर रहे हैं। हाइपोसिक्रेशन यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से किसी भी तरह का हाइपोसिक्रेशन होने लगे, यानी कि किसका किसका सिक्रेशन कम हो जाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, तीनों का सिक्रेशन कम हो जाए। देन व्हाट विल हैपन? यहाँ पे एक डिजीज अपीयर होता है दैट इज
is Addison's disease. What are the symptoms? BMR क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे भाई? कम हो जाएंगे. बट ऑब्वियसली बात है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. देन व्हाट विल हैपन? सब कुछ एकदम से कम हो जाएगा. मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा. बॉडी क्या जो कॉपर लाइक फेस दिखाई देगा. यहाँ पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है. इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने की वजह से, ग्लूकोज के इंटेक की वजह से भी कम हो जाता है. एंड डिजीनेस फील होने लगेगा. नोजिया, वॉमिटिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. These are the symptoms of Addison disease. स्टमक में पेन बहुत ज्यादा होने लगता है ना. एंड आफ्टर दैट अब हाइपर सिक्रेशन की बात करें. हाइपर सिक्रेशन का मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है, कौन कौन सा हार्मोन्स? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. इनका सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगे. इन दैट सिचुएशन बीएमआर बहुत ज्यादा है ना, और बहुत ज्यादा ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा. आफ्टर दैट कॉर्ड डिजीज अपीयर होता है ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स वाले रीजन से. दैट इज गायनेकोमेस्टिया एंड विरिलिज्म. गायनेकोमेस्टिया इज द अपीयरेंस ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल बॉडी, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल बॉडी. मेल बॉडी के अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा. दैट इज नोन एज गायनेकोमेस्टिया. एंड एड्रिनल विरिलिज्म. व्हाट इज एड्रिनल विरिलिज्म? फीमेल बॉडी के अंदर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि आप कह सकते हो अपीयरेंस ऑफ पेनिस, क्लाइटोरिस क्या हो जाता है? इनलार्ज हो जाता है. एंड उसका जो वॉइस होता है क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है. दिस आर द सिम्टम्स ऑफ एड्रिनल विरिलिज्म. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन. एंड आपको याद रखना है, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन आर द हॉर्मोन्स विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम द मेडुलरी पार्ट ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड. क्या से सीक्रेट होता है? ये मेडुला से सीक्रेट होता है. ठीक है. एंड दिस एक्ट एज एन न्यूरोट्रांसमीटर. आप कह सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में ये काम करता है. कब? सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक एक्शन के टाइम पे. ठीक है. तो एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जानेंगे. याद रखना है इसको. तो इमरजेंसी हार्मोन्स जो हैं कौन कौन से? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन. 3F के नाम से जानते हैं इसको. फियर, फाइट एंड फ्लाइट वाला कंडीशन. ठीक है. 3F हार्मोन के नाम से जानते हैं इसको. आगे चलते हैं. व्हाट इज द फंक्शंस? क्या करता है? याद रखना आपको. अलर्टनेस बढ़ाता है, प्यूपिलरी डायलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और पाइलो इरेक्शन यानी कि आपका जो गूज बम्स हैं उसको इरेक्ट करने का काम करता है. स्वेटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है. हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी क्या करता है भाई? बढ़ाता है. आगे चलते हैं. स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजेन, लिपिड एंड प्रोटीन, यानी कि बॉडी के अंदर जितनी भी आपके स्टोर फूड मटेरियल हैं उनका ब्रेकडाउन बढ़ा देगा उस टाइम पे, एट द टाइम ऑफ 3F कंडीशन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट वाले कंडीशन में. डिसऑर्डर की बात करें, यानी कि जब हाइपोसिक्रेशन कम हो जाएगा तो 3F के कंडीशन में ये सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी? ना के बराबर होगी. देन व्हाट विल हैपन? ब्लड प्रेशर विल बी लो, स्लो वर्किंग ऑफ हार्ट. बहुत ज्यादा डर लग रहा है फिर भी हार्ट काम नहीं कर रहा है, एंड शॉक लगने के जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे. हाइपर सिक्रेशन की बात करें, बहुत ज्यादा सिक्रेट होगा. देन इन 3F कंडीशन व्हाट विल हैपन? एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा वर्क होगा ये, जिसके उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं? हेमरेज वगैरह होने की कंडीशंस बढ़ जाएंगे. राइज इन ब्लड प्रेशर, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होगा बट ऑब्वियसली बात है हेमरेज होगा. रैपिड हार्ट रेट, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे. हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाएगा इन केस ऑफ ब्लॉकेज, है ना. एंड ब्रीदिंग को भी बहुत ज्यादा ये स्टिमुलेट कर देता है, बढ़ा देता है. तो हमने क्या देख लिया? एड्रिनल ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सभी हार्मोन्स. सबसे पहले हमने कॉर्टेक्स रीजन का देखा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फिर उसके बाद सेक्स कॉर्टिकॉइड भी डील कर लिया. उसके बाद हम लोगों ने देखा मेडुलरी रीजन से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर एट द टाइम ऑफ 3F कंडीशन, वो भी देख लिया. हाइपोसिक्रेशन, हाइपरसिक्रेशन के साइड इफेक्ट भी हम लोगों ने देख लिए. अगला जो अपना ग्लैंड है दैट इज पैंक्रियाज. ठीक है. तो पैंक्रियाज इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज सिचुएटेड एंड एसोसिएटेड विथ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड होता है. एंड यू कैन सी दिस इमेज एज वेरी क्लियर बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है अपना सिक्रेशन कहाँ पोर करता है? ड्यूडेनम के अंदर. तो जो नन एंडोक्राइन पार्ट है, जो एक्सोक्राइन पार्ट है, वहां पे एसिनाई प्रेजेंट है. यू कैन सी द एसिनाई, दीज आर द एसिनाई पार्ट. एंड ये जो ब्राउन कलर का आपके सेल्स है, ये दीज आर एसिनर फॉलिकल्स, है ना. एसिनाई है यहाँ पे, एसिनर सेल्स हैं. दीज आर एक्सोक्राइन पार्ट, है ना. Between this acini, there are specialized group of cells which is known as islet of Langerhans, and different types of cells are present in this section.
व्हाट आर द सेल्स, सबसे पहले याद रखेंगे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स, ठीक है। एंड दिस आर रेस्पॉन्सिबल, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बाय एग्जीक्यूटिंग ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। तो ये सारे फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन क्या करेगा, चेक करेगा किसके एक्टिविटी को, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स के ऊपर। डिटेल अगर अपन देखना चाहें you can see the detail in this table, ठीक है। इंसुलिन फ्रॉम बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन फ्रॉम अल्फा सेल्स। इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज होम्योस्टैसिस यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज के अमाउंट को मेंटेन करके रखेगा। स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको बोल रहा है, ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन फ्रॉम ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ हेपेटिक सेल्स। हेपेटोसाइट्स वहां पे क्या करेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस करेंगे। किस हार्मोन के हेल्प से, इंसुलिन के हेल्प से, ठीक है। बहुत ज्यादा सिक्रेशन होगा, देन व्हाट विल हैपन, इंसुलिन शॉक यानी सारा का सारा ग्लूकोज कन्वर्ट कर दिया जाएगा ग्लाइकोजेन में और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं बचेगा सेल्स के पास। व्हाट विल हैपन, वो पेशेंट क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, है ना, जिसको हम इंसुलिन शॉक कहते हैं। अगर एप्रोप्रिएट अमाउंट में इंसुलिन ना रहे, ज्यादा रहे, देन इट इज वेरी डेंजरस। क्या हो सकता है, वो पेशेंट कोमा में जा सकता है। बात करते हैं हाइपोसिक्रेशन की, ठीक है। तो हाइपोसिक्रेशन में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में पहुंच रहा है, इट विल नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजेन। देन व्हाट विल हैपन, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या फिर ग्लूकोज का अमाउंट हमारे ब्लड के अंदर ज्यादा, तो ब्लड प्रेशर भी ज्यादा, ऑस्मोटिक सॉलिड की तरह काम करेगा। तो इन वॉल्यूम ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा, एज वेल एज क्या होगा भाई, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में हर सेल को एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्लूकोज मिलेगा। और बहुत ज्यादा ग्लूकोज बढ़ने की वजह से हमारे यूरिन से ग्लूकोज का एक्सक्रीशन चालू हो जाएगा हमारे बॉडी के अंदर। इमरजेंसी वाले सिचुएशन के लिए ग्लाइकोजेन का फॉर्मेशन या रिजर्व फूड मटेरियल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो फिर हाइपोसिक्रेशन में हम क्या देख रहे हैं, डायबिटीज मिलिटस, शुगर या ग्लूकोज विल अपीयर इन यूरिन, बॉडी के अंदर ग्लाइकोजेन का लैकिंग ना बनना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ग्लूकागॉन सेल्स की बात करते हैं। क्या कर रहा है ग्लूकागॉन सेल्स, हमारे बॉडी के शुगर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। हाउ, जस्ट एंटागोनिस्टिक टू द इंसुलिन, ठीक उल्टा क्या कर रहा है भाई, ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी जब हम फास्टिंग पे रहते हैं तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा है, इन दैट केस लिवर सेल्स एंड मसल्स के अंदर ग्लाइकोजेन रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में प्रेजेंट है। उन ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो काम है दैट इज डन बाय ग्लूकागॉन, ठीक है। हाइपोसिक्रेशन की बात करें, अगर इसका सिक्रेशन नहीं हो रहा है देन व्हाट विल हैपन, ये ग्लाइकोजेन कभी भी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, फास्टिंग की कंडीशन में हमें ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा, देन पेशेंट विल गेट क्या, फेंट, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अगला देख रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। कौन, ग्लूकागॉन, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन, किसी भी तरीके से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज को अवेलेबल कराने का काम करता है। तो लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो काम है दैट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय ग्लूकागॉन विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल्स। डेल्टा सेल्स का फंक्शन मैंने आपको बता दिया। डेल्टा सेल्स क्या करते हैं, आपको याद रखना है, चेक करता है किसको स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने का काम करता है, किसको, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, है ना। क्या करता है, अल्फा सेल्स को और बीटा सेल्स को चेक रखने का काम, चेक ऑन, है ना, चेक ऑन रखने का काम करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, है ना। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उनको स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने का काम करता है डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स के बारे में हमने क्या देख लिया कि क्या कर रहा है, स्विच ऑफ करने का काम कर रहा है, स्विच ऑन करने का काम कर रहा है। किसको, अल्फा सेल्स को, बीटा सेल्स को, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ ग्लूकोज और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी सेल्स। समझ में बात आ गई, क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देख लिया भाई, हमने स्टार्ट किया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हम कहाँ तक पहुंचे हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स के बाद आया हमारा पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का सारा इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया। पैंक्रियाज के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देख लिए, एसिनाई एज वेल एज आइलेट्स। आइलेट्स के 3 पार्ट्स, अल्फा सेल, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स एंड देयर रेस्पेक्टिव हार्मोन्स। एंड आप कर सकते हो सारा फंक्शन देख लिया, डिजीजेस देख लिए। आज की क्लास में इतना ही, अगले दिन इसी चैप्टर में आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे डे 15 में। टाटा, बाय बाय।